डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीआर में आपका पहला टाइप है पेटेंट। तो पहले हम पेटेंट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एम्स क्या है पेटेंट के, और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट राइट्स। तो पहला है कि पेटेंट्स हैं क्या। तो पेटेंट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज जैसे हम कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर पूरी इन्वेंशन की इलेबोरेट करके साथ में उसमें जो कानून परिस्थिति है वो बताई जाती है कि जिसके अंडर हम अपना कोई भी इन्वेंशन है वो अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग ना कर सके। जैसे या तो उसको हम कोई उपयोग करना या उसको बनाना, विक्रय करना यानी कि बेचना या आयात करना। तो ये जो अगर सरल भाषा में हम कहें तो जो पेटेंट का जो ओनर है यानी कि जो स्वामी है, उसको ये स्वीकृति के बिना यानी उसकी इच्छा के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उसके अधिकारों को या उसकी जो इन्वेंशन है उसको यूज नहीं कर सकता। देन है मेन एम्स ऑफ पेटेंट्स, यानी पेटेंट्स के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है प्रौद्योगिकी के बढ़ावे को संरक्षण प्राप्त होना, यानी कि कोई अगर इन्वेंशन हुई है तो उसका कमर्शियल यूज क्या है, तो वो किसके द्वारा होगा, कोई भी टेक्निक यूज करके उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए हम पेटेंट्स यूज करते हैं। किसी भी नवीन कार्य के क्रिएशन को सबके सामने लाने के लिए या फिर जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसको फर्दर डेवलप करने में, उसको उसमें सुधार करने के लिए भी हम जो पेटेंट है वो प्रदान किया जाता है। अभी जो भी पेटेंट का जो ओनर है यानी पेटेंट स्वामी है, उसके अधिकार क्या क्या होंगे। तो जो पहला जो ओनर है कोई भी पेटेंट का, उसको ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको नियमानुसार या तो उसे रोके या उपयोग ना करने दे, और चाहे तो वो उसे दूसरे व्यक्ति को अपना स्वामित्व है वो एज पर रूल्स एंड गाइडलाइंस वो उसे दे सकता है। पेटेंट का जो स्वामी है वो अपने इनोवेशन का अपनी इच्छा के अनुसार उसको किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करता है कि वो उसे बनाए, बेचे या बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देने या निर्यात करने के लिए अधिकृत होगा, और यदि ऐसा करने से किसी अन्य नियम का या कानून का उल्लंघन नहीं होता। पेटेंट का स्वामी अपने अन्वेषण का स्वयं इच्छा अनुसार दुरुपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है। जैसा कोई पेटेंट स्वामी अपने यानी कि फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है, उसने कोई गैजेट तैयार किया जिससे हम देश के आतंकवादी है या कोई दुश्मन है कोई एक देश का, उसको हम डायरेक्टली जो ओनर है वो उसको बेच नहीं सकता, और ना ही वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे उस इनोवेशन का क्या हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो ये उसके राइट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर किसी पेटेंट कोई पेटेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल का होता है, इसलिए इसे मोनोपोली कहा जाता है। और इन्वेंटर कानूनी नियमों के विरुद्ध उस इन्वेंशन का न तो उपयोग कर सकता है, ना ही उसको बना सकता है, और ना ही उसका विक्रय कर सकता है। और इस इन्वेंशन के लिए उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, मानसिक प्रयत्नों तथा उससे संबंधित शोध है, प्रयोग है, वो किए गए व्यय के बदले में इनाम के रूप में कुछ लाभ अवश्य ले सकता है। सरकार के द्वारा प्रदान किए जो पेटेंट अधिकार हैं अपने आप स्वतः ही लागू नहीं होते, बल्कि पेटेंट के स्वामी द्वारा सिविल लॉ के अधीन लागू कराए जाते हैं। जबकि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि जो सिविल लॉ है उनका अबॉमिनेशन होता है। और जो पेटेंटी है यानी कि जिसको पेटेंट मिल चुका है या जो प्राप्त करता है, उसके लिए
वह एक पुलिस के एक सिपाही के रूप में कार्य करता है, जो कि दूसरों को अपराध करने से रोकता है लेकिन खुद अपराध नहीं कर सकता। और जो पेटेंट है वो कोई भी स्टेट है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है और ये राइट ग्रांटेड बाय स्टेट है। और जो पेटेंट राइट है वो ऐसे इन्वेंशन के लिए दिया जाता है जो किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस से रिलेटेड हो और जो नॉवल हो और ओरिजिनल हो और साथ ही साथ क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो ये इसकी मोस्ट एक क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है कि पेटेंट लागू करने के लिए या कोई किसी को अगर पेटेंट ही होना है, प्राप्त करना है पेटेंट, तो उसके लिए कौन सी ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसे चाहिए, वो होंगी कौन सी? जो पहला तो क्या हो कि वो उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित हो और साथ में वो क्या हो, नोवेल, ओरिजिनल एंड प्रॉफिटेबल हो। तो ये इसके 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेंशन करने हैं इन द टर्म ऑफ पेटेंट राइट्स। सबसे पहले सन 1700 के बाद में जो है वो पेटेंट जो है वो प्रणाली में आया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी फैला हुआ है। और पेटेंट राइट के संरक्षण के कई एक्ट जो है वो बनाए गए और बाद में इनमें संशोधन भी किया गया एज पर टाइम और एज पर इनोवेशन। इसमें टाइम टू टाइम क्या हुए, संशोधन हुए। सर्वप्रथम उसके बाद जो एक्ट पारित हुआ वो था 1856 में। उसके बाद 1911 में पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट पारित हुआ जो कि बौद्धिक उत्पादों और प्रक्रिया दोनों के लिए सेम था। और इसको फिर 1950 और 1952 में अमेंड किया गया था। 1952 के जो अमेंडमेंट के अनुसार क्या था, जो भी फूड और जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन और साथ में जो भी इंसेक्टिसाइड्स, जर्मिसाइड या फंगिसाइड्स हैं जो कि हमारे किसमें एग्रीकल्चर रिसर्च में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, इनकी बीमारियों का और साथ में जो बीमारी है उनके इलाज और सर्जिकल के जो भी इन्वेंशन है और उनकी प्रोसेस है उसके लाइसेंस के लिए इनवारे कर दिया गया था। काम कब? 1952 के जो संशोधन था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो संशोधन हुआ था वो 1952 में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पेटेंट लॉ पारित हुआ था वो हुआ था 1970 में। उसके बाद लागू उसे किया गया अप्रैल 20 1972 में, जिसमें डिजाइन्स भी इंक्लूडेड कर दिए गए थे बाद में। तो टोटल जो है वो 1970 से लेके 2014 तक उसे अभी अमेंडमेंट किया जा चुका है, संशोधित किया गया है। और जो पेटेंट के अधिकार हैं वो भारत में पहले से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट के जो राइट्स हैं वो 2005 से शुरू हुए हैं। तो ये अलग अलग है, ये आपको अलग से मेंशन करने होंगे इसमें। अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। अब इसके एम्स क्या हैं? इसका मेन एम है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, नोवल टेक्निक है और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको, उन तीनों को क्या करना, प्रोत्साहन देना, यानी कि उनको आगे की ओर बढ़ाना। ये मेन उद्देश्य है पेटेंट सिस्टम के। अब है डिफरेंट टाइप ऑफ पेटेंट्स, मतलब पेटेंट्स है वो किन किन कैटेगरी के अंदर हमें मिल सकता है। पहला है डिजाइन पेटेंट। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि कोई भी कारखाने की वस्तु यानी कि आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए नया, ओरिजिनल और सुशोभित करने के लिए जो भी डिजाइन का इन्वेंशन करता है उसको मिलता है डिजाइन पेटेंट। प्लांट पेटेंट, ये आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू का ही है कि इस प्रकार का जो पेटेंट है वो ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो कि कोई भी एक नए प्लांट की स्पीशीज है उसको क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, जिसकी वैरायटी है वो इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक क्या है, डिफरेंट है, या फिर उसको हम ए सेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी किस में आएगा, प्लांट पेटेंट में आएगा।
क्योंकि मोस्टली जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस जो हमारी जो प्लांट वैरायटीज हैं वो ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं फॉर द डिज़ायरेबल प्लांट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा डिज़ायरेबल करेक्टर है वो रिसेसिव कंडीशन में नहीं जाता है, यानी कि जो जो भी हमने जीन इंसर्ट की है वो क्या होगी, डोमिनेंट रूप में हमें अगली जनरेशन में वो हमें मिलती है। तो ये दोनों किसमें आएंगे, प्लांट पेटेंट में। देन है हमारा यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कोई भी टेक्निक है उसका हम इंडस्ट्री में या किसी कारखाने में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको। तो वो मशीन हो सकती है या फिर कोई उस मशीन को चलाने की जो विधि है वो हो सकती है, उसका कंपोजिशन हो सकता है। कंपोजिशन यानी कि वो किन किन सब कंपोनेंट से बन के बना है वो आर्टिकल या वो मशीन, वो कैसे बनी है। तो ये यूटिलिटी पेटेंट में आएगा। देन सेकंड है कि उसका हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उस मशीन को हम फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। यानी कि फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ कि उस मशीन का वेट है वो हम कम करें। तो वेट कम करने से क्या होगा, वो इजी टू हैंडल होगी। तो ये भी हमारे किस में आएगा, यूटिलिटी पेटेंट में आएगा। उसके बाद आपके आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। यानी सबसे पहले जो 1970 में हमारा जो पेटेंट एक्ट था उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। यहाँ पे भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये तो क्वेश्चन आपका आप मान के चलिए इम्पोर्टेंट है। ये आप इन जनरल भी पेटेंट के अगर के बारे में आता है तो ये आपको ऐड करना ही करना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला इसमें है कि यदि जो अधिकार है सरकार द्वारा किसी क्रिएटर को उस उद्देश्य से दिया जाता है इसमें वह अपने स्वामित्व अपने आविष्कार का प्रयोग करने, उसकी रचना या विक्रय करने के लिए अधिकृत है। सेम जो डेफिनेशन है पेटेंट की वही है यहाँ पे। देन है पेटेंट के अंतर्गत प्राप्त जो अधिकार हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। हमने देखा था कि जैसे पेटेंट के लिए 20 इयर्स होते हैं। देन इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए 10 इयर्स होते हैं, वो फर्दर एक्सटेंड किए जाते हैं एज पर गाइडलाइंस। तो उसके बाद है संपत्ति का अधिकार होने के कारण इस अधिकार को विक्रय किया जा सकता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ऐसा इनोवेशन है जिसकी जो संपत्ति है वो हम उसको बेच सकते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है ये, और ये किसी को बांटा भी जा सकता है। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा जो हमारा बल्ब इन्वेंशन थी थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। तो उसमें भी क्या क्या हुआ, उसके बाद जो उसकी फर्दर जो जनरेशन आई उनको भी उस पेटेंट का लाभ मिला था। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये उसी का एग्जाम्पल है। देन है विशेष परिस्थितियों में सरकार पेटेंट अधिकारों को रिवोक कर सकती है। यानी कि उनका उल्लंघन जो है कानून का, वो कानून के जो नियमों का जो उल्लंघन है वो पेटेंट अधिकारों को क्या कर सकती है, वापस चेंज कर सकती है। देन है जो पेटेंट है वो इन्वेंशन से रिलेटेड है ना कि डिस्कवरी से। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्कवरी उस चीज की होती है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन लोगों को पता नहीं है। और इन्वेंशन क्या होती है, जो पहले से उपलब्ध नहीं है, वो नई इजाद हुई है। तो यानी कि जो पेटेंट है वो इन्वेंशन से होगा। अब फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है वो ये क्लेम करता है कि मुझे से एक्स जगह पे कोई एक चीज जो है वो प्राप्त हुई है, तो वो चीज वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी। वो अलग बात है कि किसी को पता नहीं थी, तो उसके लिए वो पेटेंट का अधिकारी नहीं होगा। लेकिन अगर वो खुद कोई चीज ऐसी इन्वेंट कर रहा है जो कि पहले इस पृथ्वी पे प्रेजेंट नहीं थी, तो वो उसके लिए अधिकारी होगा, उसको पेटेंट मिलेगा। देन है नवीन उपयोगी अन्वेषण का ही पेटेंट किया जाता है जिसके उत्पन्न करने में अन्वेषणीय जो कदम है वो उठाए गए हों। यानी कि अगर कोई चीज रिजेंबल कर रही है पहले की कोई चीज से, तो उसमें कंडीशन में भी पेटेंट नहीं दिया जाएगा। ये हमने पॉइंट पढ़ ही लिया कि जो इसका जो मेन जो पेटेंट राइट है वो किससे रिलेटेड है, इन्वेंशन से। देन सेकंड है, ये आपके वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद है necessary conditions to be satisfied by an invention to be eligible for
ऑब्टेनिंग पेटेंट राइट, यानी कि जो पेटेंट राइट है उसको दिए जाने के लिए जो आवश्यक जो प्रतिबंध होते हैं वो कौन कौन से हैं, कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि ध्यान में रखी जाती हैं पेटेंट प्रोवाइड करते वक्त। पहला है नोवेलिटी, यानी कि वो पेटेंट होने की तिथि तक संसार में पहले ना ही उसका प्रकाशन हुआ हो, ना ही वो किसी साधन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो वो नोवेल कहलाएगा। ना ही उस चीज की सूचना जनता में किसी भी व्यक्ति को पहले से प्राप्त हो या उपलब्ध कराई गई हो, तो वो नोवेल्टी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है इन्वेंटिवनेस, यानी कि कोई पेटेंट राइट्स के लिए अगर आवेदन करते समय उस अन्वेषण संबंधित कोई भी ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं है, यानी कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज का ज्ञान होता है लेकिन हम उसको एज अ प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, तो इसमें भी क्या है कि पहले से अगर वो चीज हमारे संज्ञान में है और उसके बाद अगर वो इन्वेंट हुई है तो वो इन्वेंटिवनेस में नहीं आएगी। और एक्ट 2005 का जो संशोधन हुआ था उसमें इन्वेंटिव स्टेप की जो परिभाषा है उसमें ये फीचर है कि केवल जो सूझबूझ वाले या कल्पनाशील व्यक्ति हैं उसको मौजूदा ज्ञान, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से नॉलेज हमारे पास प्रेजेंट है, उसके कंपैरिजन में जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो प्रदर्शित करता है उसको, जो आर्थिक सार्थकता है वो भी क्या है, 2 गुना है, यानी कि वो ऑलरेडी क्या है, जो प्रेजेंट नॉलेज है उसकी कीमत में जो हमारी कल्पनाशील व्यक्ति की जो सूझबूझ है, उसकी इमेजिनेटिव जो पावर्स है वो ज्यादा क्या है, सार्थक है एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। देन है यूटिलिटी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है वो बन तो गया लेकिन अगर उसकी कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी नहीं है तो वो पेटेंट के लायक नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं होगी मार्केट में क्या नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, और जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स थे, नोवेलिटी, इन्वेंटिवनेस और यूटिलिटी। देन हमारा आता है कि इसमें आपको डिफरेंस दिए गए हैं कि प्राप्त करने योग्य आविष्कार कौन से होंगे और प्राप्त ना करने के जो योग्य है वो आविष्कार कौन से होंगे। तो जैसे अगर किसी वस्तु को बनाने या उसका निर्णय करने से संबंधित बुद्धि का विकास करने वाली कला या हुनर या निर्माण विधि या प्रक्रिया, यानी ऐसी कोई प्रोसेस जो कि पहले से नहीं है और या उसका यूज नहीं हो रहा है उस प्रोसेस का, तो वो इसमें आएगी, जिसमें योग्य आविष्कार होंगे। जिसमें नहीं है ऐसे ऐसे आविष्कार जिनका संबंध ऐसी वस्तुएं जिनको खाद्य पदार्थ या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता हो या किया जा सकता हो, या ऐसी वस्तु जिनका रासायनिक विधियों द्वारा उत्पादन, जैसे मिश्रित धातु एलॉय जो हम देखते हैं, जैसे स्टील हुआ, हमारा ये तांबा हुआ जो कि किससे मिलके बनता है, जस्ता और नहीं सर, जो पीतल है वो किससे बनता है, जस्ता और हमारा तांबा से। तो ये एक टाइप का क्या है, एलॉय है, यानी कि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से दो मेटल्स को मिला रहे हैं और जो कि क्या है, प्राप्त न करने योग्य आविष्कार है। अब इसमें नॉन पेटेंटेबल कौन कौन से इन्वेंशन होंगे, कोई भी वस्तु है, जीवित वस्तु है, उसकी खोज या मनुष्य के जीन्स, यानी कि जो ऑलरेडी हमारे ह्यूमंस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका अगर कोई आविष्कार कर रहा है तो उसका पेटेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर रिसर्च की जाती है और रिसर्च हो रही है कि कौन सी एक पर्टिकुलर जीन है वो किस किस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से प्रोटीन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैरी आउट होती है।
तो ये सारी चीजें रिसर्च के अंडर आती है, लेकिन इनका पेटेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हमारे जीनोम में प्रेजेंट है, बस उसका यूज जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। देन है ऐसी खोज या आविष्कार जो अच्छी तरीके से स्थापित प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हो। अब ऐसे कई रिसर्च होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ह्यूमन क्लोन की बात चल रही है, तो ये क्या है, ये हमारे प्रकृति नियम के विरुद्ध है। ये इसलिए क्योंकि हम अगर उस ह्यूमन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हम अपने डिजायरेबल जीन्स डालेंगे तो क्या होगा, वो एक तरीके से क्या होगा, जिंदा रोबोट होगा, और वो क्या होगा, वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो क्या करेगा, एक ह्यूमन सोसाइटी के खिलाफ वो क्या होगा, हथियार सिद्ध होगा। इसीलिए कुछ ऐसे रिसर्च होती हैं, आविष्कार हैं जो कि नेचर अलाउ नहीं करता। अब जैसे डॉली शीप का जो आविष्कार था वो इसलिए सार्थक था क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो टेक्निक है हमारी, वो यूज करके हमने उस डॉली शिप को प्रोड्यूस किया था, लेकिन उसकी भी एक पर्टिकुलर क्या थी, लिमिटेशंस थी, और उसकी डेथ हो गई थी। तो इस इन कारणों के चलते जो है वो पेटेंटेबल नहीं है। देन है प्रकृति में पहले से उपलब्ध ऐसे पदार्थ की खोज जो कि जीवित ना हो लेकिन कोई प्लेनेट से क्या हो, नए प्लेनेट से आए हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता नहीं है अभी तो, क्योंकि हमारे पास ऐसे इतने माइक्रोस्कोप या सैटेलाइट्स नहीं है जिनसे हम पता लगा सकें कि कोई नया प्लेनेट है, लेकिन वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो है वहां पे, बस ये फर्क है कि हमें उसका पता नहीं है। फिर अब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत को निश्चित तथा व्यवस्थित रूप देना या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का केवल पता लगाना। वैज्ञानिक सिद्धांत का पता लगाना जो है वो तब तक लीगल नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रूफ ना हो जाए। विदाउट प्रूफ कोई भी साइंटिफिक जो थ्योरी है वो फेल है। देन है आविष्कार के प्राथमिक उपयोग, आविष्कार के प्राथमिक उपयोग का व्यापारिक शोषण करना। व्यापारिक शोषण यानी कि कमर्शलाइज्ड एक्सप्लोटेशन करना, यानी कि उस एक्सप्लॉइट करना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिएटर है, अगर उसने कोई नया आविष्कार किया है तो उसका अगर व्यापारिक यानी कि कमर्शियल लेवल पे उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी पेटेंटेबल करने लायक नहीं है। देन है अनेक अवयवों के मिलाने से प्राप्त ऐसा मिश्रण, जो कि हमने अलॉय की बात की थी, ये वही बात है जो कि पेटेंटेबल नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज, अब ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो जब से हमारा ह्यूमन का जो डेवलपमेंट शुरू होना हुआ एप से, तब से वो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे ह्यूमंस में एज पर जनरेशन जो है वो क्या है, ट्रांसफर होती आ रही है। तो ये एक आविष्कार जो है ये पेटेंटेबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे कई जनरेशन से ये ट्रेडिशन है, ये जो रीति रिवाज है ये चलते हुए आ रहे हैं, तो ये पेटेंट के अधिकारी नहीं होंगे। देन ऐसा ज्ञात युक्तियों या साधनों की नकल जो कि ऑलरेडी क्या है, नई व्यवस्था है, पुनर्विन्यास को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से ज्ञात ढंग से कार्य करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट एक सिस्टम है उसको हम कॉपी कर रहे हैं तो वो भी पेटेंटेबल नहीं होगी। कोई भी कलात्मक, नाटकीय, साहित्यिक, संगीतमय कार्य या एस्थेटिक उत्पाद जैसे टेलीविजन, इनका उत्पाद ये भी पेटेंटेबल नहीं होंगे। और जो कृषि विज्ञान है या उद्यान विज्ञान की जो विधियां हैं वो भी पेटेंटेबल नहीं होंगी क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे थीसिस में, हमारी रिसर्च में क्या है, इनका वर्णन किया गया, तो ये भी नहीं होगी। देन सूक्ष्म जीवों को छोड़कर यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं या उनका कोई भाग है, जैसे कोई सीड हो गया या कोई एक स्पीशीज हो गई, सब स्पीशीज हो गई, तो उनको विशेष रूप से पौधों तथा जानवरों को पैदा करने के लिए जो ब्रीडिंग जो प्रोग्राम होते हैं यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी हम पेटेंट के अंडर में नहीं गिनेंगे। मनुष्य या जानवरों को उनका स्वयं का
या उनके उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ाने, यानी कि जो हम वही जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात हम कर रहे थे कि कोई भी अगर जानवर है उसको हम बीमारी से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से या कोई भी हम इलाज करने की जो हमारी विधि है उसको भी हम पेटेंट के अंतर्गत नहीं लाएंगे। अब देन आता है एक मेन पॉइंट, एटॉमिक एनर्जी। इसमें भी कुछ विशेष आविष्कार होते हैं। एटॉमिक एनर्जी में आपके दो प्रोसेस होते हैं, फिशन और फ्यूजन। तो फिशन फ्यूजन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, यूरेनियम और की हेल्प से क्या करते हैं, हम सोलर सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ये स्पेशल राइट्स मिले हैं कि वो न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक और एक प्रॉपर नियम और गाइडलाइंस के अंतर्गत ही वो ऐसा कर पा रहे हैं और उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा कोई भी जो एटॉमिक एनर्जी संबंधित आविष्कार हैं वो पेटेंटेबल नहीं होंगे। देन हमारा है कोई बीमारी का पता, डायग्नोसिस है या उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो उत्पाद है उनको छोड़ के कोई भी पेटेंटेबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा पेटेंट एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ वो उसकी जो संबंधित आवेदन है वो किए जाते हैं।